हेलो प्रिय विद्यार्थियों, बीए सेकेंड ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र में आपका एक बार पुनः स्वागत है। बच्चों, जैसा कि तुम लोग अभी तक शुरुआती जो प्रेजेंटेशंस थे उसमें सुनते आए हो, पढ़ते आए हो कि हमने प्रथम यूनिट का जो प्रथम लेखक है हमारा सामाजिक विचारक है एमाइल दुर्कीम, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। आपका जो पहला टॉपिक था, हमने पहली जो क्लास ली वो थी एमाइल दुर्कीम का एक ब्रीफ स्केच, यानी उनके संक्षिप्त परिचय से हमने पढ़ा उन्होंने क्या क्या योगदान दिया। और सेकंड जो था वो सोशल फैक्ट पढ़ा। आज हमारा तीसरा लेक्चर उन्हीं के ऊपर है, सामाजिक श्रम विभाजन का सिद्धांत। क्या होता है श्रम? जैसे कि आप सभी जानते हैं बच्चों कि श्रम क्या होता है। हम अपनी कोई भी नीड या आवश्यकता को पूरा करना चाहते हैं तो हमें श्रम करना पड़ता है। तो श्रम क्या हुआ? अगर श्रम की जनरली आप देखें तो श्रम को हम अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। श्रम विभाजन का सिद्धांत है या श्रम के बारे में। लेबर जो है एक आर्थिक गतिविधि से जुड़ता है, इसलिए अर्थव्यवस्था का विषय बनता है। पर दुर्कीम वो पहले समाजशास्त्री थे जिन्होंने एडम स्मिथ से श्रम विभाजन का सिद्धांत लिया। एडम स्मिथ जो कि अर्थशास्त्र के जनक हैं, और माल्थस से जनसंख्या का सिद्धांत लिया, और उन दोनों के सिद्धांत को आधार बनाकर समाजशास्त्र में इन्होंने श्रम विभाजन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। एडम स्मिथ और माल्थस दोनों ही अर्थशास्त्री हैं। एडम स्मिथ से लिया उन्होंने श्रम विभाजन का सिद्धांत, और माल्थस का था जनसंख्या का सिद्धांत। उन दोनों को बेस बनाकर उनका समाजशास्त्रीय अध्ययन करने का प्रयास करने वाले ये पहले समाजशास्त्री थे एमाइल दुर्कीम। अब इनका श्रम विभाजन का सिद्धांत क्या है? यानी सबसे पहले जो शब्द है वो है श्रम। श्रम क्या होता है? श्रम आवश्यकता पूर्ति का प्रयास। एक लाइन में हम अगर इसको बोले कि श्रम क्या होता है, श्रम होता है आवश्यकता पूर्ति का प्रयास। यानी जब हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयास करते हैं, एफर्ट करते हैं, तो हम उसे श्रम कहते हैं। जैसे आपको पानी पीना है, आपको पानी पीने की आवश्यकता है, तो आप पानी पीने के लिए क्या करेंगे? पानी तक जाएंगे, पानी लेंगे और फिर पानी पिएंगे। तो ये जो आपने प्रयास किया ये आपका श्रम है पानी पीने के लिए, यानी आवश्यकता की पूर्ति के लिए। ठीक है, तो आवश्यकता पूर्ति का प्रयास श्रम कहलाता है। अब इनको इन्होंने कैसे जनसंख्या के सिद्धांत से जोड़ा, मैं आपको कुछ स्लाइड्स के माध्यम से बताऊंगी, और कुछ चीजें हम जो है बोर्ड पर समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे श्रम। ठीक है, मैं हिंदी में लिखती चली जाती हूं, फिर भी किसी बच्चे को प्रॉब्लम आए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसको ट्रांसलेट कर दूंगी। श्रम, श्रम क्या है? हमने कहा आवश्यकता पूर्ति का प्रयास। ठीक, आवश्यकता पूर्ति का प्रयास हम क्यों करते हैं? ताकि हमारे अस्तित्व की निरंतरता बनी रहे। मानव अस्तित्व की तरता बनी रहे। ठीक, तो श्रम क्या है? आवश्यकता पूर्ति का प्रयास। आवश्यकता पूर्ति क्यों करते हैं हम? ताकि हम जिंदा रहें, मानव अस्तित्व बना रहे, और इसके लिए हम श्रम करते हैं। क्लियर? अब टॉपिक आता है श्रम विभाजन, यानी श्रम को डिस्ट्रीब्यूट करना, विभिन्न लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना। तो हम इसको, अब ये श्रम का कंसेप्ट तो इन्होंने एडम स्मिथ से लिया, और हमने एक कहा था कि जनसंख्या का सिद्धांत इन्होंने माल्थस से लिया, और दोनों को मर्ज करके इन्होंने सामाजिक श्रम विभाजन का सिद्धांत प्रस्तुत करने का प्रयास किया। कैसे? दुर्कीम ने कहा कि जो प्रारंभ में जो समाज था वो कैसा था, जो जिसको आप सरल समाज या आदिम समाज कहते हैं, तो आदिम समाज था। ठीक, आदिम समाज था, या इसको आप जो है क्या कहते हैं? सरल समाज भी कहते हैं। ठीक, अभी जो आदिम या सरल समाज था, इसमें क्या था? जनसंख्या कम थी। ठीक, जनसंख्या कम थी, तो जनसंख्या कम, लोग कम होंगे तो आवश्यकताएं भी कम होंगी। आवश्यकताएं कम होंगी तो आवश्यकता पूर्ति के प्रयास भी कम करने पड़ेंगे। यानी कम श्रम करना पड़ेगा, और कम श्रम करना पड़ेगा तो
श्रम का विभाजन नहीं होगा, यानी हम इसको कहते हैं सरल श्रम। समझ में आ रहा है कुछ? ऊपर से देखिए, श्रम क्या है? आवश्यकता पूर्ति का प्रयास। आवश्यकता पूर्ति हम क्यों करते हैं? क्योंकि मनुष्य को जिंदा रहना है, यानी हम अपने अस्तित्व को निरंतर बनाए रखने के लिए आवश्यकता पूर्ति करते हैं, और आवश्यकता पूर्ति का प्रयास श्रम कहलाता है। ठीक, अब प्रारंभ में इन्होंने कहा कि जो प्रारंभिक समाज थे वो कैसे थे? आदिम समाज थे, सरल समाज थे। और जब आदिम समाज थे तो जनसंख्या कम थी, जनसंख्या कम होगी तो आवश्यकताएं कम होंगी, आवश्यकताएं कम होंगी तो उनकी पूर्ति के प्रयास कम होंगे, यानी मनुष्य को कम श्रम करना पड़ता होगा, और उस श्रम को इन्होंने सरल श्रम विभाजन कहा। ठीक है, इतना समझ में आया? अब दूसरी तरफ देखिए। ठीक है, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। उनका ये कहना था कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, क्या हुआ? जनसंख्या बढ़ने पर आवश्यकताएं बढ़ी। ठीक, आवश्यकताएं बढ़ी तो श्रम भी ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक, अब श्रम भी बढ़ा, तब जो विभाजन हुआ वो क्या आया? श्रम का जटिल विभाजन, यानी जटिल श्रम विभाजन हुआ। समझ में आ रहा है? वहां सरल श्रम विभाजन और यहां पर जटिल श्रम विभाजन। मेरी बात समझ में आ रही है? जटिल श्रम विभाजन। ठीक, अब आवश्यकता पूर्ति के लिए हमने श्रम किया। श्रम, जब तक हम सरल समाज में थे, जनसंख्या कम थी तो हमें कम श्रम करना पड़ता था, आवश्यकता पूर्ति के प्रयास कम करने पड़ते थे। और जब हम जनसंख्या बढ़ी, आवश्यकताएं बढ़ी, तो हमें श्रम पूर्ति के प्रयास भी अधिक करने पड़े, तो हमको श्रम का जटिल विभाजन करना पड़ा। ठीक है, तो ये है श्रम का विभाजन, श्रम का विभाजन, और दूसरी तरफ जनसंख्या। इन दोनों के सिद्धांत को, यानी माल्थस और एडम स्मिथ के विचारों के आधार पर इन्होंने इसको प्रस्तुत किया। अब इनका ये कहना था कि मनुष्य जो है वो सरल समाज से जटिल समाज की तरफ मूव करता है। यानी पहले हम सरल थे, जनसंख्या कम, आवश्यकता कम, और श्रम का सरल विभाजन, फिर जनसंख्या अधिक, आवश्यकताएं अधिक, फिर श्रम का जटिल विभाजन। तो जो समाज है हमारा, चूंकि वो उद्विकास की प्रक्रिया से गुजरता है। उद्विकास क्या होता है? उद्विकास का अर्थ आप लोगों ने प्रारंभिक कक्षाओं में पढ़ा था। उद्विकास का मतलब धीमी गति से विकास और आगे की ओर विकास, यानी हम एक चरण से जब दूसरे चरण की तरफ विकसित होते हैं धीमी गति से, तो उसे उद्विकास कहते हैं। तो समाज का जो विकास हुआ वो प्रारंभिक समाज से आधुनिक की तरफ, सरल से जटिल की तरफ, परंपरागत से आधुनिकता की तरफ। समझ में आ रहा है कुछ? चलिए, अब इसको मैं एक स्लाइड के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ, जो हमने बोर्ड पे समझने का प्रयास किया। ठीक है, अब देखिए आप इसे। हमने लिखा, जो मैंने आपको बताया वही मैंने आपको यहाँ लिखा है। ठीक है, ये आपके पास स्लाइड्स है, आप इसको देखेंगे। नेक्स्ट पे हम चर्चा करते हैं। इन्होंने जो सरल समाज था उसको नाम दिया यांत्रिक समाज, इंग्लिश में मैकेनिकल सोसाइटी, और दूसरा स्वाभाविक समाज, जटिल समाज को उन्होंने नाम दिया स्वाभाविक समाज। जब कभी एक लाइन में या वन वर्ड वाले क्वेश्चंस आते हैं और उसमें आता है कि दुर्खीम ने कितने प्रकार के समाज बताए और उनके क्या नाम थे या क्या वर्गीकरण था, तो दुर्खीम ने 2 प्रकार के समाजों की चर्चा की। पहला समाज कौन सा है? सरल समाज या आधुनिक समाज, यानी दुर्खीम की लैंग्वेज में यांत्रिक समाज, मैकेनिकल सोसाइटी, और दूसरा है आपका आधुनिक या जटिल समाज, जिसको इन्होंने कहा स्वाभाविक यानी ऑर्गेनिक सोसाइटी। अब दोनों की विशेषताओं को एक बार देख लो। यांत्रिक समाज क्या था? जनसंख्या का कम आयतन घनत्व, यानी पॉपुलेशन कम थी। श्रम का सरल विभाजन था। क्यों कम था? अभी मैंने बताया कि आवश्यकताएं कम थी तो विभाजन भी सरल था, यानी एक ही व्यक्ति सभी प्रकार के काम कर लेता था। पहले आपने देखा होगा जो डॉक्टर्स थे, हम किसी डॉक्टर के पास जाते थे तो चाहे आपके गले में दर्द हो, आपके लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो, यानी बॉडी के किसी भी ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम हो, तो एक ही जो चिकित्सक होता था, एक ही डॉक्टर जो था वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रयास करता था। ठीक है,
लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो पहला जो था वो श्रम का सरल विभाजन था, यानी एक ही व्यक्ति विभिन्न प्रकार के काम कर सकता था, इसे हम कहते हैं श्रम का सरल विभाजन। फिर लघु आकार, जो सोसाइटी थी उसका आकार यानी समाज का आकार छोटा होता करता था, छोटे समूह थे। सामूहिकता थी, यानी लोग आपस में ग्रुप में एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित थे, उनमें घनिष्ठ संबंध थे, अनौपचारिक प्रकार के थे, है ना, कोई फॉर्मेलिटी, कोई औपचारिकता नहीं होती थी। आत्मनिर्भर सोसाइटी होती थी, अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति वो लोग स्वयं कर लेते थे। जैसे कि आप ग्रामीण परिवेश में देखें तो क्या होता था कि जितना भी उनकी नीड्स है, चाहे खाने पीने से संबंधित, पहनने ओढ़ने से संबंधित, व्यवसाय है, शिक्षा, वो सब वो उसी क्षेत्र में पूरा कर लेते थे। तो जो छोटी सी इकाइयाँ थी, लघु आकार सोसाइटी हुआ करती थी, वो अपनी आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर थी, अपने आप वो सारा काम कर लेते थे। फिर हम की भावना थी, वो लोग, जैसे मैंने कहा कि घनिष्ठ और अनौपचारिक संबंध थे, वो हम की भावना थी, यानी वो सबको अपना मानते थे। और जैसे कि आपने देखा होगा कि पहले के समाज में जो भी आपके अड़ोसी पड़ोसी, नेबर या आसपास के समुदाय के लोग होते थे, उन सब में हम कोई ना कोई रिलेशन, किसी को मामा, चाचा, ताऊ, इस तरह से संबोधित करते थे। और आपका ब्लड रिलेशन या मैरिटल रिलेशन ना होने के बावजूद भी हम उन्हें अपने ग्रुप का हिस्सा मानते थे, यानी हम की भावना हुआ करती थी। तो ये सारे जो विषय, और एक सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है, कानून अलिखित था। उस समय का जो कानून था वो कैसा था? अलिखित था, अनरिटन था। तो अनरिटन लॉ था, इसलिए दमनकारी कानून था। और जो वहाँ के पंच या जो भी बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे वही निर्णय लिया करते थे कि किस अपराध की क्या क्या सजा दी जाए या क्या दंड दिया जाए। तो ऐसे कानून को हम दमनकारी कानून कहते हैं। ये अनरिटन था, अलिखित था। अब इसके विपरीत देखिए, दुर्कीम क्या कहते हैं कि जब जब जनसंख्या बढ़ी तब तब आवश्यकताएं बढ़ी तो श्रम का सरल विभाजन हुआ। तो हम सरल से जटिल समाज की तरफ, यानी यांत्रिक समाज से हम कहाँ बढ़ेंगे? हमारा जो नेक्स्ट चरण हुआ वो हुआ स्वावलंबी समाज, ऑर्गेनिक सोसाइटी। उसमें क्या हुआ? जनसंख्या अधिक हो गई, श्रम का विभाजन नेचुरली जटिल। अब आप देखिए, चिकित्सक जो है या टीचर्स हैं, अब हर एक जो बॉडी का ऑर्गन है, आपकी आंख, नाक, कान, तो ईएनटी डॉक्टर है आपके पास, हार्ट स्पेशलिस्ट है, कार्डियोलॉजिस्ट है, स्किन का डॉक्टर, डर्मेटोलॉजिस्ट अलग है। तो बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं उन सब के लिए एक अलग अलग विशेषज्ञता प्राप्त चिकित्सक आपके यहाँ उपलब्ध है। तो कैसा हो गया? श्रम का जो विभाजन था वो जटिल हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, क्योंकि जनसंख्याएं बढ़ गई, आवश्यकताएं बढ़ गई। तो उस हिसाब से जो है वो लोगों के की विशिष्टता, जो विशेषज्ञता है वो भी डिवाइड हो गई, वो भी बढ़ गई। सोसाइटी का आकार बड़ा है, बृहद आकार हो गया, जनसंख्या बढ़ी तो नेचुरली समाज आपका बड़ा हो गया। यहाँ पहले वाले में हमने पढ़ा कि सामूहिकता थी। जब समूह छोटा होता है तो वो आपस में मिलजुल कर औपचारिक अनौपचारिक प्रकार से रहते हैं, घनिष्ठ संबंध रहते हैं, फेस टू फेस रिलेशन होते हैं। यहाँ पर व्यक्तिवादिता बढ़ गई, यानी मैं की भावना बढ़ गई, मैं इंपॉर्टेंट हो गया, समूह की जगह व्यक्ति इंपॉर्टेंट हो गया। आपको एक चीज़ और मैं याद दिलाऊं, जो पहले की हमने क्लासेस पढ़ी थी उसमें मैंने बताया था कि दुर्कीम का मेजर फोकस या इनकी जो मेजर आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, वो क्या है? सामूहिकतावाद। ये समूह पे बल देते हैं। इनके लिए समाज के क्रिएशन के लिए, समाज के निर्माण के लिए इम्पॉर्टेंट है कि समूह इम्पॉर्टेंट हो। अगर समूह या समाज इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वही सभी चीज़ों को निर्मित करता है। संस्कृति भी समूह या समाज ने बनाई है ना? हर चीज जो है वो समूह या समाज बनाता है। तो समाज अपने आप पे इम्पॉर्टेंट है, व्यक्ति इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब इनका ये कहना है कि जब हम सरल से जटिल समाज यानी यांत्रिक समाज से स्वावलंबी समाज की ओर मूव करें तो व्यक्ति में व्यक्तिवादिता की भावना यानी मैं की भावना, सेल्फ सेंटर्ड होने की भावना, आत्म केंद्रित होने की भावना बढ़ती जा रही है। फिर संविदात्मक प्रतिकारी कानून। इस समय में जब स्वावलंबी समाज आया तब लिखित कानून आ गया। अब आपके पास संविधान है, कानून लिखित में है, आपके पास न्यायपालिका है, पुलिस है, तो कंट्रोलिंग एजेंसी है सारे। तो अब आप जो कानून कहलाता है वो संविदात्मक या प्रतिकारी कानून कहलाता है, यानी हर अपराध के लिए, हर कार्य के लिए क्या दंड सुनिश्चित है वो आपके पास ऑलरेडी रिटन है। अंतः निर्भरता है, ये समाज आपस में निर्भर है। जैसे अभी मैंने कहा कि बॉडी के हर ऑर्गन के लिए अलग अलग चिकित्सक है, हर सब्जेक्ट में भी कितनी ब्रांचेस हैं, उन सबका जो विशेषज्ञ है, टीचर है, प्रोफेसर है, वो अलग अलग है, वो अलग अलग विषय में उनकी महारत हासिल होती है। तो अंतः निर्भर है, एक के निर्भरता दूसरे पर निर्भर रहती है कि एक व्यक्ति अपने आप में समग्र नहीं है, उसको अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे पर भी निर्भर रहना होगा। तो अंतः निर्भर सोसाइटी बन गई। कम घनिष्ठ है, ऑब्वियसली समाज बड़ा हो गया, लोगों में घनिष्ठता कम हो गई, औपचारिक फॉर्मल रिलेशंस ज्यादा हो गए। जब मैं व्यक्तिवादी बन जाऊंगा, मैं आ जाएगा, स्वार्थ आ जाएगा, तो हम कैसे हो जाते हैं? फॉर्मल हो जाते हैं, औपचारिक
निभाते हैं बहुत सारी जगह, और वहाँ हम की भावना थी, यानी मिलजुल कर रहना, एक साथ रहना, सामूहिकता को इम्पोर्टेंस देना। यहाँ पर वे की भावना का मतलब है मेरा तेरा करना या स्वयं सेल्फ सेंटर्ड रहना, आत्म केंद्रित रहना। क्लियर है? तो इन्होंने कहा कि जब जब जनसंख्या बढ़ेगी, आवश्यकताएं बढ़ेंगी, तो श्रम पूर्ति के यानी आवश्यकता पूर्ति के प्रयास का भी विभाजन जटिल होता जाएगा, और जब विभाजन जटिल होगा तो हम एक समाज से दूसरे समाज की ओर, यानी इस समाज से इस समाज की ओर अग्रसर हो जाएंगे। आ रहा है समझ में? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब श्रम विभाजन मोटे तौर पर 2 प्रकार का होता है, ठीक? जैसे सामान्य श्रम विभाजन, जनरल डिवीजन ऑफ लेबर, और दूसरा पैथोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर, व्याधिकीय। व्याधि मतलब बीमारी, रोगग्रस्त होता है, ठीक है? तो व्याधिकीय और सामान्य। अब सामान्य श्रम विभाजन क्या होता है? सामान्य श्रम विभाजन का मतलब होता है जब आप किसी व्यक्ति को उपयुक्त कार्य के लिए उपयुक्त व्यक्ति का चयन करते हैं। समझ में आ रहा है? यानी कोई व्यक्ति की योग्यता के, किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार, उसकी शिक्षा, उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से जब आप उसको जॉब देते हैं, या किसी पद के हिसाब से जो योग्यता चाहिए उसके अनुसार वो व्यक्ति को देते हैं, तब हम उसे कहते हैं सामान्य श्रम विभाजन, जर्नल डिवीजन ऑफ लेबर। क्लियर है? सामान्य श्रम विभाजन, उपयुक्त कार्य के लिए उपयुक्त व्यक्ति का चयन, ठीक है? उपयुक्त कार्य के लिए यानी कोई जिस पोजीशन पे जो क्वालिफिकेशन चाहिए, तो वो क्वालिफिकेशन पूरा करने वाला व्यक्ति ही उस पद के लिए चुना जाए, तब आप कहते हैं ये जर्नल डिवीजन ऑफ लेबर है, सामान्य। ऐसा करने से समाज में संतुलन बना रहता है। ऑब्वियसली जब आप उपयुक्त कार्य के लिए उपयुक्त व्यक्ति को चयन करेंगे तो वो उसी के हिसाब, क्षमता के हिसाब से काम करेगा और समाज संतुलित रहेगा, उसमें व्याधियां या प्रॉब्लम उत्पन्न नहीं होंगी। दूसरा है व्याधिकीय श्रम विभाजन, वो जस्ट इसका अपोजिट है। व्याधिकीय श्रम विभाजन को भी मोटे तौर पर दुर्खिम ने 2 प्रकारों में बांटा। क्या है इसके 2 प्रकार? अप्रतिमान श्रम विभाजन, एनोमिक डिवीजन ऑफ लेबर, और दूसरा दबावपूर्ण श्रम विभाजन, फोर्स डिवीजन ऑफ लेबर। अप्रतिमान, एनोमी जिसे कहते हैं, मतलब नियमों का उल्लंघन करना, ठीक है? यानी नियमों को जब वो उल्लंघन करते हैं तब वो एनोमी की स्थिति या अप्रतिमानता की स्थिति आती है। अब ये आगे भी एनोमी को हम पढ़ेंगे जब हम इनका सोसाइट का के बारे में पढ़ेंगे, सोसाइट का सिद्धांत पढ़ेंगे। तो अब अप्रतिमान श्रम विभाजन और दूसरा दबावपूर्ण, फोर्स डिवीजन ऑफ लेबर। क्या है दोनों में अंतर? अप्रतिमान श्रम विभाजन का मतलब होता है उपयुक्त कार्य के लिए उपयुक्त व्यक्ति के सिद्धांत का, मतलब व्यक्ति का चयन ना होना, यानी उसका अपोजिट। पहले वाला जो था सामान्य श्रम विभाजन, उसका जस्ट अपोजिट, कि जब हम उपयुक्त कार्य के लिए उपयुक्त व्यक्ति का चुनाव नहीं करते हैं तब अप्रतिमान श्रम विभाजन होता है। कैसे? इसको हम और सरल कर देते हैं। या तो 2 स्थितियां हैं अप्रतिमान श्रम विभाजन, मतलब जो व्याधिकीय श्रम विभाजन है उसमें हम क्या करते हैं, उपयुक्त कार्य के लिए उपयुक्त व्यक्ति का चयन नहीं करते। अब इसको 2 प्रकार से समझना है हमें। जैसे पहला हम लेते हैं अप्रतिमान, एनोमिक डिवीजन ऑफ लेबर। अप्रतिमान श्रम विभाजन जो होता है उसमें पूंजी और श्रम के मध्य पृथक्करण होता है। यानी वो स्थिति कब आती है अप्रतिमानता की या नियम के उल्लंघन की? जब पूंजी और श्रम का मालिक कौन है? श्रमिक। और पूंजी का मालिक कौन है? पूंजीपति, कैपिटलिस्ट, ठीक है? तो पूंजीपति यानी पूंजी और श्रम के मध्य जब सेपरेशन हो जाता है, पृथक्करण हो जाता है, तब अप्रतिमानता की स्थिति उत्पन्न होती है। विशिष्ट योग्यता से अगर एक व्यक्ति का विशिष्ट योग्य है वो, तो विशिष्ट योग्यता वाले व्यक्ति क्या करते हैं, वो उस चीज पर अपना एकाधिकार कर लेंगे, ठीक है? और बड़े पैमाने पर आधुनिक मशीनों का प्रयोग करेंगे, तो उससे क्या होगा, श्रम बाजार में असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा। जैसे जैसे हम जटिल श्रम विभाजन की तरफ जाएंगे, यानी सावयवी और मॉडर्न सोसाइटी की तरफ जाएंगे, तो क्या होगा या क्या हो रहा है, पूंजी और श्रम के बीच विभाजन, पृथक्करण हो रहा है। जो विशिष्ट योग्यता वाले लोग हैं, अधिक योग्यता वाले लोग हैं, जिनको मशीनें चलाना आती हैं, कंप्यूटर ऑपरेट करना आते हैं, आधुनिक मशीनें, आधुनिक जो आपकी टेक्नोलॉजी है उसको ऑपरेट करना चाहता है, तो उसका क्या होगा, उस टेक्नोलॉजी पर, उस क्षेत्र पर एकाधिकार हो जाएगा, ठीक है? और एकाधिकार हो जाएगा और जो बड़े पैमाने पर आधुनिक मशीनों का प्रयोग होने लगेगा, तो इससे कौन विस्थापित होगा? इससे जो श्रमिक हैं उनका जॉब छिनेगा, यानी उनके जॉब को आप समाप्त कर रहे हैं, उनको चुनौती दे रहे हैं, तो वो बेकार हो जाएंगे। तो इससे श्रम और पूंजी के मध्य क्या होता है, पृथक्करण हो जाता है, द्वंद्व की शुरू हो जाता है, तो समाज में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है।
ठीक है, आप जैसे देख रहे होंगे कि वर्तमान दौर में यही हो रहा है और इसलिए बहुत सारे लोगों को जॉब से, बहुत सारे लोग बेकार हो रहे हैं क्योंकि उनका स्थान कौन ले रही है? आधुनिक मशीनें ले रही हैं, आधुनिक टेक्नोलॉजी लेती चली जा रही है। इससे फिर जब लोगों का जॉब चला जाता है या लोगों को आप बेरोजगार कर देते हैं तो लोगों में क्या उत्पन्न हो जाता है? उनकी गतिशीलता अवरुद्ध हो जाती है, समाज का विकास धीरे धीरे रुकने लगता है और उस व्यक्ति में, उन व्यक्तियों में, उस जनसंख्या में कुंठा उत्पन्न हो जाती है, स्ट्रेस आने लगता है, डिप्रेशन आने लगता है और जो समाज में जो कानून बने हुए हैं संतुलित व्यवहार करने के, उनका उल्लंघन होने लगता है। तो यह है अप्रतिमान श्रम विभाजन, यानी समाज में, समाज के जो नियम हैं कि सबको सबकी योग्यता के अनुसार मतलब सबको, सबका जो है पालन होगा, सब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, उसका उल्लंघन होने लगता है। सब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो बेरोजगार हो गए हैं, उनका स्थान मशीनों ने ले लिया है। तो ये है अप्रतिमान श्रम विभाजन। दूसरा देखिए, दूसरा है दबावपूर्ण श्रम विभाजन। दबावपूर्ण श्रम विभाजन में सेम वही पॉइंट, पहला चीज कि उपयुक्त कार्य के लिए उपयुक्त व्यक्ति का चुनाव नहीं होता है, उसके सिद्धांत का उल्लंघन होता है। अब इसमें दो स्थिति है, कम योग्य व्यक्ति को उच्च पद पर बैठा दिया जाए या अधिक योग्य व्यक्ति को निम्न पद पर बैठा दिया जाए। समझ में आ रहा है? बहुत ध्यान से सुनिए। कम योग्य व्यक्ति को उच्च पद दे देना या अधिक योग्य व्यक्ति को निम्न पद दे देना, दोनों ही स्थितियों में समाज में क्या होगा? असंतुलन उत्पन्न होगा। जो उत्पादन प्रक्रिया है, जिस क्षेत्र में वो काम करते हैं, उसमें क्या होगा? असंतुलन उत्पन्न होगा। और असंतुलन उत्पन्न होगा तो वही सामाजिक इकाइयों में असमानता आएगी, उनमें कुंठा आएगी, फ्रस्ट्रेशन आएगा, निराशा आएगा और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी, यानी समाज विघटन की तरफ जाएगा। तो समाज में विघटन की स्थिति उत्पन्न ना हो, उससे बचने के लिए जो है क्या करता है, दुर्खीम ने क्या कहा कि श्रम विभाजन की स्थिति को रोकने के लिए उन्होंने क्या किया। अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, व्याधिकेय या विसंगतिपूर्ण श्रम विभाजन को कम करने के लिए, सीमित करने के लिए दुर्खीम ने एक कंसेप्ट दिया, समाजवाद। ठीक है, ये समाजवाद की अवधारणा आप आगे जब एक और विचारक पढ़ेंगे, कार्ल मार्क्स, और अपने पहले की क्लासेस में भी कहीं शायद सुना होगा कि कार्ल मार्क्स समाजवाद की बात करते हैं, सोशलिज्म की बात करते हैं। लेकिन कार्ल मार्क्स का समाजवाद और दुर्खीम के समाजवाद में बहुत अंतर है। कैसे, ये समझने का प्रयास कीजिए। दुर्खीम का जो, मार्क्स का जो समाजवाद है वो क्या कहता है कि सब में समानता हो, यानी समाज में जनसंख्या, जितनी भी जनसंख्या या नागरिक रहते हैं उनको, उनके साथ समानता का व्यवहार हो, सभी आय और धन, प्रतिष्ठा, योग्यता की दृष्टि से समानता का सामना करें, समानता का उनके साथ ट्रीटमेंट किया जाए, वो समाजवाद है। लेकिन दुर्खीम क्या कहते हैं? देखिए, उन्होंने लिखा है कि दुर्खीम ने समाजवाद की अवधारणा को व्यक्त किया जिसके अंतर्गत वे श्रम संगठन और व्यावसायिक संगठनों के माध्यम से, यानी जिस आप जहां काम करते हैं उनके संगठन, उनके ऑर्गेनाइजेशन, जैसे पहले ट्रेड यूनियंस हुआ करते थे, तो श्रम संगठनों और व्यावसायिक संगठनों के माध्यम से संबंधित इकाइयों के, यानी जो उस जगह काम करती है उनके जो ट्रेड यूनियंस हैं, संबंधित इकाइयों के सामान्य व्यवहार को नियंत्रित करते हैं और उनकी समस्याओं के समाधान का प्रयास करते हैं, वो समाजवाद है। यानी जितने भी श्रमिक हैं उनके लिए उनकी एक यूनियन होनी चाहिए, उनका एक ग्रुप होना चाहिए, संगठन हो, और वो संगठन उनकी समस्याओं का, एक तो उनके व्यवहार को नियंत्रित करेगा, अनुशासित रखेगा, और दूसरा उनकी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करेगा। और पूंजीपति से या जो भी मिल मालिक, कारखाना मालिक या ओनर्स हैं, उन सब से मतलब बातचीत के माध्यम से उनकी समस्याओं का समाधान करेगा और उनके व्यवहार को नियंत्रित करेगा। तो ये, इसको उन्होंने समाजवाद कहा। सिंडिकलिज्म, इंग्लिश में सिंडिकलिज्म शब्द इस्तेमाल होता है और हिंदी में समाजवाद। तो ये उन्होंने एक चर्चा की और उन्होंने कहा कि ये व्याधिकेय श्रम विभाजन जो है उसको हम कैसे रोक सकते हैं? समाजवाद की स्थापना करके, यानी एक कंट्रोलिंग एजेंसी जो है, श्रमिकों की एक यूनियन बना के, और वो यूनियन जो है वो एक तो उनके व्यवहार को अनुशासित करेगी, नियंत्रित करेगी, प्लस वो उनके हितों का ध्यान रखेगी, उनकी समस्याओं का समाधान करेगी। तो इससे जो उनमें जो कुंठा और असमानता और ये सब चीजें आती हैं, या उनके जो अधिकारों का हनन होता है, वो नहीं होगा। तो इससे समाज में व्याधिकेय श्रम विभाजन को कम किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी कोई भी डाउट हो तो आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं, वहां आप पूछ सकते हैं, या हम जो ई क्लास लेते हैं उसमें भी आप अपने डाउट्स लिख सकते हैं। थैंक यू बच्चों।